ज्योग्राफी में जो हम लोगों को करना है, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का आरसीए में, और इसमें जो आप लोग को टॉपिक जो है, जो ये 8 टॉपिक है, इसी 8 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओसेनोग्राफी है, मैप होगा, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इंडियन वेजिटेशन है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, और इंडियन एग्रीकल्चर है। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है हम लोगों को, उसमें हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जिसमें सोलर रेडिएशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, और प्रेशर बेल्ट के बारे में आपको जानना होगा। उसी तरह से जो जियोमॉर्फोलॉजी में है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके बारे में बहुत सारी अभी आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स में आए हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है। उसी तरह से ओशोनोग्राफी में उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। मैप में जो है वो करंट अफेयर्स से मैप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक में मिनरल्स के बारे में, कहाँ से कौन से मिनरल्स है, कैसे है, इससे आता है। उसी तरह से इंडियन वेजिटेशन में टाइप ऑफ इंडियन वेजिटेशन क्या होगा, और खास करके ये मोटे तौर पे जो फॉरेस्ट है हमारा, जैसे कि रेन फॉरेस्ट किधर है, थ्रोन फॉरेस्ट किधर है, माउंटेन फॉरेस्ट किधर है, तो इससे क्वेश्चन आपका आता है। उसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम में, तो इंडिया का जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो पेनिनसुलर है और एक आपका हिमालयन है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इससे आता है। उसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में, कि हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका किस किस जगह का क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसमें आता है। तो चलिए ये स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, अगर चेंज हो जाता है तो बताइएगा कि चेंज। पिछले बार के ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे सर, जकी सर, जामिया आरसे में? पिछले बार ज्योग्राफी में लगभग जितने आए थे उसमें से समझिए 80 to 70% क्वेश्चन मतलब जो था वो उसमें से लगभग हम लोगों के थे ही। मैंने उसको दिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 10 थे? हाँ 10 थे, 10 थे पिछले बार। तो 10 थे। इस बार हमको लगता है 6 रहेंगे, है ना? हाँ 6 रहेंगे, 100 था तो आप 60 है तो 6 रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो 3-4 साल का हमने एनालिसिस, आप जानते हैं कि मैंने एनालिसिस पूरा किया है, आप ही भेजे थे सारा क्वेश्चन। तो मैंने पूरा जब ज्योग्राफी का एनालिसिस किया, इन्वायरमेंट का भी मैंने दोनों का एनालिसिस किया था। तो एनालिसिस का मैं वैसे तो मैंने टोटल का किया था एनालिसिस, लेकिन ये दोनों का खासियत अलग अलग तरीके से और डीप से किया था। तो इसमें जो है ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में 10 के आसपास क्वेश्चन आता था। ठीक है सर, तो ये इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये स्लाइड हम चेंज करते हैं, अगर चेंज हो जाएगा तो बताइएगा प्लीज, ताकि फिर हम ऐसा ना हो। चेंज हो गया सर, चेंज हो गया। अब ठीक है, क्वेश्चन एनालिसिस। तो ये जो हाँ ये PYQ था पिछले बार का, तो उसको हमने कोशिश किया था। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ ले चुके, आप तो 60 हो गया, 100 है नहीं, तो ये 100 वाला सिस्टम था। तो ऑन एन एवरेज में 10 आता था। तो इसमें जो टॉपिक है फिर भी अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये अभी मैं करूंगा ये 12 क्वेश्चन। अब ये घेर रहे हैं तो सही लग रहा है आप लोगों को? क्लाइमेटोलॉजी, ये देखिए क्लाइमेटोलॉजी से 12 है। उसी तरह से सेकंड जो हम लोग फोकस करेंगे मैप पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन। तो 8 और 12, बाकी सब में 1-2 और ये जियोमॉर्फोलॉजी में 6। ये तो इसीलिए मैंने बताया जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग को देखना है, मैप को देखना है वेरियस टाइप से। और मैप तो आप जानते ही, अगर आप लोग जो जामिया आरसी के साथ यूपीएससी भी आप लोग दे रहे हैं, तो यूपीएससी में भी काफी इस बार तो 7 क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट मैप से, तो मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी अब हम लोग देखेंगे कि PYQ जामिया का। अब ये चेंज हो गया स्लाइड, ओके जी जी। अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए सबसे ज्यादा, तो इसमें जैसे कि सोलर रेडिएशन से क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग देखते हैं। ये 2000 का क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखे होंगे तो, जो आरसीए का था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर काउज्ड बाय meteorological effect like the wind, atmospheric pressure changes is called surge. A tidal bore occur along the coast where is river empty into an ocean or sea. ये देखिए। उसके बाद थर्ड है gravitational force of the sun and the centripetal force produced due to earth revolution cause tidal bulge on the earth. अब इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा था, which of the given statement above is a correct, ये क्वेश्चन था आपका, और इसमें से आप बताइए क्या होगा इसका जवाब। इसमें दिया है कि ये स्टेटमेंट जो है कौन सा इसमें करेक्ट, बताइए। तो
चलिए इसको हम लोग एक एक करके इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम, तो इसका आंसर था, वजह ये देखिए कि क्यों, क्योंकि जो स्टॉर्म होता है आप देखते हैं जैसे कि साइक्लोन आता है, उस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये स्टॉर्म सर्ज होता है, जब देखते हैं तूफान आता है तो ये वो होता है, तो वो सही था। दूसरा आप देखिए टाइडियल बोर, टाइडियल बोर क्या होता है कि जैसे सपोज करें ये हमारा बंगाल की खाड़ी है और ये इधर से हमारा गंगा नदी या कोई नदी इसमें इम्पिटी होता है, तो अचानक जैसे यहाँ आप देखेंगे तो जब टाइड आता है तो इसकी जो फ्लो है जैसे कि इधर से आगे यहाँ समुद्र में गिरा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ से सॉल्ट वाटर बैक चला जाता है नदी में, तो ये जो अकर होता है ये टाइडियल बोर होता है, इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली टाइडियल वेव्स होता है, तो दूसरा भी सही था। और ग्रेविटेशनल पुल जो है यहाँ सेंट्रीपिटल दे दिया था वो क्वेश्चन में, यहाँ होना चाहिए था क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी होता है और सेंट्रीफ्यूगल जो खींचता है वो फोर्स मिलता है, इसीलिए थर्ड गलत है, तो ये इसका आंसर आपका। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम इन इंडो पैसिफिक, ये पूछा था अजोरे हाई के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनन है, और खास करके ये सारी चीजें आपको लगेगा जब जामिया आरसीए या यूपीएससी आप लोग देंगे एग्जाम, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये तो मैंने कभी किताब में देखा ही नहीं था। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है, जैसे अजोरे हाई की बात अगर हम लोग करें, जो क्वेश्चन जामिया से पूछा था, तो ये सारे का सारा करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, यानी अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो आपको स्टैटिक ज्योग्राफी से नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा क्या करंट से, चूंकि ये जो है अजोरे हाई ये बेसिकली अटलांटिक ओशन में, और ये आइबेरियन पेनिनसुला जो स्पेन के पास है, और वहां काफी इस पे न्यूज आया था, उससे बना ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या, इट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में नहीं है, ये अटलांटिक में, ठीक है। इट हैज रिजल्टेड इन द सर्टेन एबनॉर्मेलिटी ड्राई कंडीशन इन द आइबेरियन पेनिनसुलर रीजन, जो मैंने बताया स्पेन के पास है, यही ड्राई कंडीशन हुआ था और इसी पे आया था। तो इसका आंसर अब आप लोग आराम से बता सकते हैं क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ दो सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। अब ये हुआ क्या था, ये देखिए ये न्यूज आया था, और ये देखिए इसको बरमुदा हाई भी कहा जाता है, एजोरे हाई को, या एजोरे इनटू साइक्लोन भी कहा जाता है। ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर सेंटर होता है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अब जानते हैं जो हमारा अर्थ है, जब हम लोग हाई प्रेशर सेंटर आपको पढ़ाएंगे तो ट्रॉपिकल इस तरह से होता है। तो अब यहाँ से ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और उसी तरह से यहाँ आपको मौजूद होता है ये, तो इसका आंसर बी था। ये देखिए ये काफी सबको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका डिटेल, ये देखिए ये यहाँ पे आप देख लीजिए मैप, और ये न्यूज में आया ये पूरा एजोरे, और ये आइबेरियन पेनिनसुला आप जानते ही हैं, और ये 30 डिग्री पे ये हाई प्रेशर एज जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेयर से जो भी अभी देख रहे क्लाइमेट रिलेटेड फेनोमेनन काफी होते हैं, उससे क्वेश्चन काफी आपके। उसी तरह से आप देखें यहाँ पे तो बॉम्ब साइक्लोन के बारे में पूछा था, ये क्या होता है इसके बारे में पूछा था। अब देखिए इसका, दे आर मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म विथ रैपिडली फॉलिंग सेंट्रल एयर प्रेशर। नंबर 2 में था दिस साइक्लोन डेवलप्ड ओनली इन समर मंथ। थर्ड था बोथ हरिकेन्स एंड बॉम्ब साइक्लोन्स गेट स्ट्रेंथेंड बाय वार्म एयर एंड फ्रंट। अब इससे कह रहा है कि आप सही क्या है, आप इसका जवाब बताइए। अब देखिए 1 and 2 and 3 ओनली। अब आप देखिए क्या होता है। अब ये देखिए ये जो है बॉम्ब साइक्लोन ये बेसिकली मिड लैटिट्यूड, ठीक है, तो ये 1 है। साइक्लोन डेवलप ओनली इन समर मंथ, तो ये नहीं है। उसी तरह से बरमुदा, ये सॉरी बोथ बॉम्ब साइक्लोन एंड स्ट्रेंथेंड वार्म एंड, ये फ्रंट देखिए हरिकेन्स और इसमें फर्क होता है। हरिकेन्स जो होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग कहते हैं, उसमें फ्रंट का कोई रोल नहीं होता है। इसको यहाँ हम और अच्छा से आपको समझा देते हैं। इसका आंसर ये हुआ, दोनों नीचे वाला गलत था। अब ये बॉम्ब साइक्लोन जो है ये बेसिकली रैपिडली इंटेंसिफाई लो प्रेशर का बेल्ट है, किधर सब ट्रॉपिकल एरिया में। जब हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग को थोड़ा ब्रीफ बता देंगे, लेकिन आप लोग जरूर ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। तो ये एरिया 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो ये पूरा एरिया है ये ट्रॉपिकल कहलाता है, और इससे ऊपर जो भी है
60 के बीच में, और इसमें इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल में ये साइक्लोन आपका होता है। अब यहाँ देखिए, इट्स कम फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल टर्म बॉम्बोजेनेसिस इसको कहा जाता है। ये बेसिकली इसका फ्रंट होता है। और ये देखिए बॉम्ब साइक्लोन इन सेंट्रल प्रेशर, और ये इसलिए इसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है कि ये काफी तेजी से रैपिडली इसका प्रेशर लो होता है। यानी 24 मिलीबार इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 24 मिलीबार की अगर प्रेशर इसमें कम जाता है तब ये बॉम्ब साइक्लोन, यानी अचानक बॉम्ब की तरह फटता है, इसलिए इसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। और ये बेसिकली जैसे कि समर मंथ में नहीं होता, ये कब होता है? अक्टूबर मार्च में होता है, लेकिन कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो इसकी देखी गई है ये अक्टूबर और मार्च में देखी गई है। तो ये था इसका आंसर। इसी तरह से हमको लगा कि थोड़ा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे आईओडी के बारे में पूछा था, इंडियन ओशन डायपोल, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो चलिए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ये आईओडी के बारे में। तो ये बेसिकली देखिए, आईओडी इज ग्रेटर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है एंड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। आईओडी पॉजिटिव एसोसिएटेड विद ड्राउट इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें क्या है जवाब? तो इसका दो फेज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको भी हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफ करके समझा के आपको दिखाते हैं। इसका आंसर था सी, यानी इसका मतलब ये है, आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव निगेटिव फेज यहाँ फिगर से आप समझिए, ये देखिए ये पॉजिटिव फेज है। यानी पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि यहाँ अचानक इस एरिया में गर्म हो जाता है, ये इधर इंडियन वेस्टर्न इंडियन ओशन, और ये जब गर्म होगा तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होगा, और यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होता है तो यहाँ आप देखेंगे बारिश होगा, ठीक है, और ये लो प्रेशर बेल्ट होगा। अब यहाँ से इधर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव फेज होता है। और फिर इसी का निगेटिव फेज भी होता है, ठीक उसका उल्टा। इसमें उल्टा, अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में द्राउट पड़ रहा है, यहाँ देखिए, और यहाँ आपको बारिश हो रहा है पूरा। तो ये सारी चीजें है जो क्वेश्चन आपके, तो इसको हम लोग और समझेंगे। ये देखिए ये निगेटिव फेज है, ठीक उसका उल्टा है। तो आगे हम लोग सर्टेन स्टेटमेंट है, आइसोल, ये सब, चलिए इसको हम लोग आगे स्किप करते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों को। मैप के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का पूछता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए पूछा था ये पूरा। अब ये देखिए, ये सब में थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैप कहाँ कहाँ क्या है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, ये प्लेट के बारे में था, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ कौन सा है, तो ये सारी चीजें पूछा था। नस्का प्लेट, फोकस प्लेट, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने मैप शेयर किया था और आप लोगों को भी शेयर करेंगे इस तरह के मैप, ये देखिए। तो चलिए ये तो हो गया, ये थोड़ा ब्रीफ था हमारा डिस्कशन। आगे हम लोग अब शुरू करते हैं, हम तो पहला क्या क्या चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे उसके बारे में वो शेयर करते हैं, वो स्लाइड को अभी आपके साथ। ये था कि थोड़ा एनालिसिस आप लोगों को बता दें कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होगी, और कोशिश ये हमारी होगी कि जितने भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो सारे आपका पीवाईक्यू भी उसमें होंगे, ठीक है। तो ये शेयर हो रहा है, हेलो शेयर हुआ है जी सर, बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस। अब जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमने लिया है क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। जैसा कि मैंने बताया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपका आया है जामिया से, सबसे ज्यादा इसमें बहुत फोकस रहता है अक्सर। सर ये क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी में अगर कोई नोट्स वगैरह हो आपके पास हिंदी में भी, हिंदी में शायद होगा, तो सर वो भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों को। अच्छा ठीक है, हिंदी में भी है मेरे पास। हाँ, हिंदी में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी मीडियम के हैं आप परेशान नहीं होइए, सर के पास रहता है सारा मटेरियल। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ वर्जन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारा नोट्स मिल जाएगा, वो सारा नोट्स मैंने अपने से ही बनाया है, काफी आप जानते ही है। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी, और खास करके आप देखिए जो क्वेश्चन आता है, चाहे जामिया में आए, यूपीएससी में आए, कहीं भी आप जाइए ज्योग्राफी का, तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी को मिला के आता है।
क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट है, और हम जानते हैं कि ओशन जो कवर करता है हमारा 70% जो है हमारे ग्लोब का, अर्थ का, वो ओशन है। तो ओशन और इसको मिला के उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे अभी आपने देखा था कि आईओडी के बारे में पूछा था, इंडियन ओशन डायपोल क्या है, उसी तरह से अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे हम लोग को फोकस करना है। उसी तरह से इंडियन ओशन डायपोल, इसको भी पढ़ना है। उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, जो ये क्लाइमेट नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन भी आपको आएगा। उसी तरह से आर्टिक डायपोल या अटलांटिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। ये आर्टिक डायपोल क्या है और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आर्टिक डायपोल एंड नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, दोनों में फर्क होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। उसी तरह से सदर्न एनुलर मोड, जिसको सैम बोला जाता है, ये सब टॉपिक आप लोगों को जानना है। ये सारे, जैसे कि मैंने बताया, जो जाबिया हो, कहीं भी यूपीएससी हो, क्वेश्चन ये कहाँ से आते हैं, ये करंट से पूछते हैं। नया अभी नया और बहुत सारी चीजें आई है, वो हम लोग शेयर करेंगे हमारे एक क्लास में आप लोग को। तो ये सदर्न एनुलर मोड सैम, ये बेसिकली सदर्न ऑसिलेशन जो है, ये आप देखेंगे जो अंटार्कटिक के आसपास का एरिया है, जिसको सदर्न ओशन कहते हैं, वहां ये आपको मिलता है। उसी तरह से मेडिकेन एक नया आया है, ये इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। एक मेडिकेन्स क्या होता है, एक तो हॉरिकेन्स होता है, साइक्लोन्स होता है, ये सारी चीजें तो होती है। एक नया टर्म आया मेडिकेन का मतलब ये हो गया कि जो मेडिटेरेनियन एरिया में है और जो हॉरिकेन्स की तरह होता है। नॉर्मली मेडिटेरेनियन से जब आप ऊपर जाते हैं, उसके मेडिटेरेनियन सी से ऊपर जाते हैं तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है। तो वहां नॉर्मली सब ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन उतना खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। अब ये जो मेडिकेन्स है, ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन का समझिए मिक्स है, और जो मेडिटेरेनियन में होता है। और ये अचानक हुआ था, जिसको सुपर चार्जिंग स्टॉर्म भी कहा जाता है। और ये अचानक अफ्रीकन कंट्रीज और इधर आपका अल्जीरिया वगैरह की तरफ काफी बाढ़ आ गया था, अचानक रेगिस्तान में बाढ़ आया था। तो उस पर भी ये आया था न्यूज में काफी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो मैप क्या क्या होगा। तो मैप जो आप देखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो करंट से इशू से होता है, उससे हम लोग मैप को देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, रेड सी के बारे में मैंने बताया था, यमन का जो है हुती और ये सारी चीजें, तो अमेरिकन शिप पे वो अटैक कर रहे हैं, तो वो रेड सी के बारे में आप लोग को जानना है। उसी तरह से गल्फ ऑफ अदन, इसके बारे में। उसी तरह से देखेंगे रेड सी, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ एक्वाबा, बाब अलमंडाब जो आसपास में रहता है, गल्फ ऑफ ताजोरा, उसके बाद है कीरन आइलैंड्स, उसके बाद है साडवान आइलैंड, उसके बाद है फ्रासन आइलैंड, मैराइन सेंचुरी, ये भी रेड सी के अंदर ही है ये सारी चीजें। तो उसी तरह से गल्फ ऑफ एडन, इसको भी जानना है हम लोग को। तो ये सारी चीजें। उसके बाद है स्कॉर्पिया आर्किपिएगो, तो आर्किपिएगो ये जो है, इस सबको हम लोगों को देखना है। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों को दूंगा, वैसे अभी स्लाइड मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन अगर नोट्स आपको मिलेगा तो हिंदी में भी नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग, तो मैप और इस पे पहले फोकस हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग इसमें थोड़ा शुरू करते हैं। कोशिश हमारी होगी कि अभी 1 घंटा 10 बजे से मेरा था, तो 1 घंटा तक तो हम ले ही सकते हैं अभी आपका लेक्चर। तो अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, ये होता क्या है। तो इसमें बेसिकली ये जो होता है ओशन एटमॉस्फेयर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर है, ओशन है, उसका एक सिस्टम है ये। और ये इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में होता है, आप लोगों ने बहुत इसमें जाना भी होगा। तो ये फेनोमेनन एसोसिएटेड विद अल नीनो और मोर करेक्टली, अगर वैसे तो इसको अल नीनो और ला नीनो कहते हैं हम लोग। तो अल नीनो जो होता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव फेज आपने आईओडी में देखा था, जो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस समझाया था, उसी तरह से एल नीनो और ला नीना। यानी एल नीनो जब होता है तो आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, इधर आपको सूखा पड़ जाता है, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहां बारिश होती है। ठीक उसका उल्टा ला नीनो में होता है। तो इसको सही तरीके से, अगर साइंटिफिक तरीके से अल नीनो को हम लोग क्या कहेंगे, ENSO, यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ENSO।
ठीक है, ये कहा जाता है। और ये बेसिकली ये जो ओसेनिक टेम्परेचर है ये है, ये एल नीनो, ये सदर्न ऑसिलेशन, ये जो है बेसिकली लिंक्ड जो है ये होता क्यों है, तो ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस से होता है। अब आप लोगों को थोड़ा प्रेशर बेल्ट के बारे में भी जानना होगा। ये देखिए मैप से आप लोग समझिए, कोशिश हम करेंगे आप लोग समझाने। ये देखिए, ये जान रहे हैं ये लाइन क्या है, एक्वेटर है। और ये एक्वेटर पे आप जानते हैं कि एक्वेटर पे हमेशा आपको वार्म ओशन होता है। अब क्या होता है कि वाटर जो होता है नॉर्मली इधर से, अब इधर से कौन सा वाटर आता है आपका अंटार्कटिक सर्कमपोलर, यहां से आपका करंट आएगा इधर से, ठीक है। ये और यहाँ पे इसको जैसे हम लोग हम्बोल्ट धारा कहते हैं, ठीक है, हम्बोल्ट करंट। अब ये हम्बोल्ट करंट जो है ये नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड करंट होता है। लेकिन जब ये आप जो मैप देख रहे हैं ये क्या है, SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, ये नॉर्थ फ्लोइंग हम्बोल्ट करंट जो है ये कोल्ड वाटर लाता है, और जो कोल्ड वाटर आता है इसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब एल नीनो आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ ये गर्म हो जाता है। ये बेसिकली जो एल नीनो है इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया था यहाँ के फिशरमैन, और ये फिशरमैन ने ये नवंबर और अर्ली दिसंबर, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जब नवंबर और दिसंबर में हम लोग के इधर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडी होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। यानी नवंबर और दिसंबर में हम लोग ठंडी महसूस करते हैं नॉर्दर्न इंडिया, चाहे जो भी कंट्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है, अगर हम इस तरह से देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त गर्मी होता है। तो यहाँ के जो किसान थे उनको ये देखा कि इन्होंने कि काफी गर्म हो गया, और ये दिसंबर में क्रिसमस की वजह से, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने लिखा एल नीनो, जैसे क्रिस्ट चाइल्ड, आप जानते हैं क्रिस्ट चाइल्ड इसका नाम पड़ा। इसको और थोड़ा हम समझाने के लिए एनिमेशन का भी यूज करेंगे, तो उससे पहले ये देखिए, ये बेसिकली ये एल नीनो जो टर्म है ये काफी रिसेंटली है, लेकिन इसका जो आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये काफी पुराना है। इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ये सदर्न क्यों कहा जाता है, ये देखिए, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसलिए इसको सदर्न आपको कहा जाता है। और इसमें दो चीजें हैं, इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है, ये खास करके जब ये एल नीनो आता है या सदर्न ऑसिलेशन आता है तो इंडिया में सूखा पड़ता है। इंडिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट ये सूखा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया सूखा हो जाता है। तो इसका एक आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो था, इसमें सबसे पहले इसको खोजा था किसने, सर गिलबर्ट वाकर। अब ये सर गिलबर्ट वाकर कौन थे, ये बेसिकली आपको याद होगा, आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, तो उसमें 1920 और 21 के आसपास में इंडिया में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, 1921 और 30 के आसपास। वो अकाल जो था वो चूंकि वो बारिश नहीं हुई थी, तो इसको समझना था। तो इसको समझने के लिए उस वक्त ये जो थे सर गिलबर्ट वाकर, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थे IMO, उसके हेड थे। जो हमारा भारत का मौसम विज्ञान केंद्र है उसका ये हेड थे उस टाइम। तो जब अकाल खत्म हो गया तब इन्होंने पूरा प्रेशर का स्टडी करना शुरू किया। तब इन्होंने ये पाया कि जो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन है यहाँ, और जो ईस्ट पैसिफिक ओशन में ताहिती है, यहाँ एक प्रेशर बनता है। यानी अगर आप देखेंगे कि यहाँ अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ डिक्रीज होगा, और यहाँ अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी ऑसिलेशन जैसे करता है। यानी दो चीज को आप रख लें, इसीलिए इसका। और बाद में जब ये उस टाइम में तो किसी ने नहीं माना कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में इनके मरने के बाद इसको कहा गया सदर्न ऑसिलेशन और ग्रेट ईस्ट वेस्ट स्विंग, और बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसको इस तरह से और समझाते हैं हम आपको, ये देखिए। अब ये क्या है, आपका डार्विन है और ये ताहिती है। अगर यहाँ प्रेशर आपका अप होगा तो यहाँ डाउन होगा, और यहाँ ये होगा यानी यहाँ ऐसे तो ये ऊपर जाएगा नीचे। तो ये वाकर जो है इसको कोशिश किया इसको
असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के तौर पर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब पैसिफिक में खास करके। और ये जो फ्लक्चुएशन हुआ था, ये इसको सिंपल सिस्टम में चेंज किया गया लिम्ब। और ये सेल जो है, इसी सेल को बाद में ये आप देखेंगे जो मेट्रोलॉजिकल ये होता है, तो इसमें वाकर साइकिल कहा जाता है। ये इसको बाद में वाकर साइकिल के इस प्रेशर लिम्ब को कहा गया। अब देखिए कि व्हाट आर द फेजेज ऑफ, अब तो ये हमने देखा ये चूंकि अल्नीनो था, तो अल्नीनो को सदर्न ऑसिलेशन से जोड़ के रख। अब ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन ये टर्म समझना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा ये हो रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। व्हाट आर द फेजेज ऑफ ईएनएसओ या इस, तो ये बेसिकली इसका जो फेजेज होता है 2-3 तरह का होता है। पहला तो अल्नीनो है, जिसको हम लोग पॉजिटिव फेज कहते हैं सिस्टम। दूसरा इसमें होता है निगेटिव फेज, और तीसरा होता है न्यूट्रल। ये 3 फेज में होगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि पॉजिटिव फेज जब ये अल्नीनो का होता है, तब आपका ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा और सूखा पड़ेगा, ठीक है। और ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, वहां गर्मी पड़ेगा, वहां बारिश हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसका अगर अपोजिट देखें निगेटिव फेज, तो निगेटिव फेज में क्या होगा कि यहाँ आपको लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, इंडिया में बारिश होगी जम के, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी जम के, और उधर सूखा पड़ जाएगा। लेकिन इसका जो निगेटिव फेज है, जिसको हम लोग लानीना कहते हैं, तो अल्नीनो, लानीना और न्यूट्रल फेज जो नॉर्मल फेज होता है। तो नॉर्मल फेज में नॉर्मल पोजीशन पे होता है। इसको हम समझने के लिए इस तरह से ग्राफ से समझ सकते हैं न्यूट्रल फेज। अब न्यूट्रल फेज आप देखें तो यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल फेज है, ये पैसिफिक ओशियन, यहाँ एकदम नॉर्मल, पानी उतना ठंडा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूट्रल फेज आपको मिलेगा। उसी तरह से आप देखें तो वार्म फेज, या जिसको पॉजिटिव फेज कहते हैं, ठीक है, वार्म फेज। अब वार्म फेज में आप देखेंगे जो यहाँ आप देख रहे थे ठंडा, ये पूरा गर्म। अब जब यहाँ गर्म होगा तो क्या होगा बताइए, लो प्रेशर का बेल्ट होगा। अब जब लो प्रेशर का बेल्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश होगी, और यहाँ क्या होगा, जैसा मैंने बताया यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, इस एरिया यहाँ हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर होगा तो ये भी सूखा, ये भी सूखा, ये पूरा। और इसका असर इंडिया की कृषि पे, किसान पे पड़ा था। इस वजह से ये क्या हो गया, आपको वार्म फेज हो गया, जिसको अल्नीनो कहते हैं, ठीक है। ये वार्म फेज हो गया, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपको इसमें काफी डिक्रीज होता है फिशरीज का और बहुत सारे चीज। उसके अलावा इस एरिया में काफी बाढ़ आ जाता है बारिश जब होगी तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल फेज हो गया, अब निगेटिव फेज भी होता है। अब ये कोल्ड फेज, जिसको निगेटिव फेज कहते हैं, जिसको ला नीना हम लोग कहते हैं। इसको मैं और अच्छे तरह से आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट। कोल्ड फेज, हाँ ये कोल्ड फेज। स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोल्ड फेज वाला लानीना जिसको बोलते हैं, इसको कोल्ड फेज बोलते हैं। वार्म फेज हो गया अल्नीनो, कोल्ड फेज लानीना। अब इसमें देखिए यहाँ आपको पूरा, ये देखिए इक्वेटर के पास पूरा ठंडा दिखाई देगा, और यहाँ इस एरिया में यानी वेस्टर्न पैसिफिक में काफी गर्मी होगा, और यहाँ बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, इंडिया में बारिश होगी। क्योंकि ये गर्म होगा तो ये क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट हो जाएगा, और ये पूरा हाई प्रेशर का बेल्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पूरा सूखा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड फेज या लानीना। अब इसको हम एनिमेशन से समझते हैं। ये देखिए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अब देखिए नॉर्मल कंडीशंस ऐसा होता है इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, पैसिफिक ओशन में आप देखिए नॉर्मल में है कि ये इक्वेटर है, ये पूरा एरिया, ये देखिए। अब ये अल्नीनो जैसा कि मैंने बताया था कि वहां का जो नाविक था वो लीस्ट चाइल्ड या क्रिस्ट चाइल्ड बोला गया था। और ये नॉर्मल क्या होता है
ये इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है जैसे मैंने बताया। तो अब जैसे कि लानीना या अल्नीनो का जो फेज होता है, आप देखते होंगे करंट अक्सर जब न्यूज वगैरह आता है, आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, तो इसमें जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वो कब इसको डिक्लेयर करता है कि ये फेज लानीना हो गया या अल्नीना हो गया, तो उसको भी समझिए। ये टेम्परेचर जब 0.5 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है लगातार 3 साल तक होता रहे, और 3 साल होने के बाद इसमें आप और देखेंगे, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन से। तो ये लगातार जब चेंज होता है उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर जब लगातार 3 साल से चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड रेनफॉल पैटर्न। जो आपका प्रेशर होता है, आगे जब हम लोग प्रेशर बेल्ट वगैरह पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत कम हम क्लास है हम लोगों का 7-8 है या 9 जो भी क्लास होगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि इसमें आपको पूरा कवर करने की। तो ये जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेंज हो गया, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और इस सब जो रिसर्च और स्टडी के बाद तब मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर कर देता है कि देखिए साहब आप ये अल्नीनो आ गया है। और ये अल्नीनो जो है आने पर जो है ये बेसिकली 2 से 7 ईयर के बीच में ये फेज चेंज होता रहता है। ये देखिए इस तरह से, ये नॉर्थ अटलांटिक और इस तरह से, आप देखिए इसको इस तरह से और समझिए। अब क्या होता है कि यहाँ चूंकि गर्म होगा तो यहाँ आपको बारिश ज्यादा होगी, और जब बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा और इधर लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो गर्म ज्यादा होता है तो नॉर्मली जो मछली, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था हम्बोल्ट करंट आता है, कोल्ड करंट होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट काफी मिलता है मछलियों को। अब चूंकि गर्मी हो गया तो न्यूट्रिएंट नीचे चला जाता है, मछली भी नीचे चली जाती है। तो अब मछली जब नीचे चली जाएगी तो जो वहां के मछुआरे होते हैं उनको फिर मछली मिल नहीं पाता है इस तरह से। तो इससे खास करके जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड पे भी काफी ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको आप इस तरह से समझिए। ये देखिए अब ये अगर इसमें ये जाल भी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अलावा लैंड पे ये काफी इम्पैक्ट करता है। खास करके अगर आप देखेंगे तो ये एरिया में काफी बारिश आएगा, तूफान आएगा, और ये सारी चीजें, लोगों की मौतें होंगी, मलेरिया आएगा। किधर आपको अमेरिका, ब्राजील वगैरह की तरफ इस तरह का आप देखेंगे फेज जो आएगा, तो इससे काफी आपको मलेरिया, काफी उससे डिजीज और एस्टिमेटेड। और इधर क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी ड्राउट सीजन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगेगा। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये काफी, और ये जो है 97 और 98 में जो हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक एल्निनो आया था, जिसका एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जिसमें काफी लोग मरे थे, और इसमें बिगेस्ट एल्निनो इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप देखेंगे। इसमें तकरीबन आप देखें तो 2100 लोग की डेथ हो गई थी और $33 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो ये मोटे तौर पे मैं एल्निनो के बारे में एक थोड़ा सा आपको आंकड़ा बताया। और अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इंडियन ओशन डायपोल, तो ठीक जिस तरह से ये एल्निनो था उसी तरह का सिचुएशन इंडियन ओशन में भी होता है। इंडियन ओशन जो वास्ट आपका शुरू हो जाता है, यानी इंडियन और पैसिफिक के बीच में इंडोनेशिया, मलेशिया से शुरू होता है और कहाँ अफ्रीका तक चला जाता है। तो इंडियन ओशन डायपोल के बारे में अगर हम देखें, ये देखिए ये इंडियन ओशन है, यहाँ से ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, ये आपका पूरा इंडियन ओशन है। तो ठीक नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सब कुछ ठीक ठाक, और फिर उसी का हम देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक उसी तरह से। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन से, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि इधर आपका बारिश, इधर आपका सूखा, और निगेटिव में क्या होगा, इधर सूखा और इधर बारिश। तो ये इंडियन ओशन डायपोल का, यानी इस तरह से। उसी तरह से एक और है टर्म जिसको हम लोग देखते हैं, और वो टर्म है नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको होता है। ये बेसिकली ये सारा जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है, ठीक है। ये बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम आइसलैंड के पास हो जाता है, और हाई प्रेशर सिस्टम नियर ओजोरे आइलैंड। यही जो एजोरे हाई था, यही पूछा था ना आपसे।
एंड इट इन्फ्लुएंस वाइडली विंड ब्लो अक्रॉस द ओशन, खास करके उसके ओशंस को ये इम्पैक्ट करता है। इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव एरिया, अब इसमें दो तरह से, जैसे कि मैंने बताया, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव वेदर फेनोमेनन की क्या खासियत है, ये भी हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होगा कहाँ, और लो प्रेशर सिस्टम दोनों जगह प्रोड्यूस होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, वार्मर वेदर कंडीशन ओवर नॉर्दर्न यूरोप, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, क्योंकि वो जो आपका लो प्रेशर का बेल्ट उधर हो रहता है, मतलब आइसलैंड के बगल में, तो आइसलैंड से जो जुड़ा हुआ उधर यूरोप या अमेरिका के आसपास में बारिश होगी आप, ठीक है, और वेटर कंडीशन होगा। उसी तरह से निगेटिव फेज में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कोल्डर कंडीशन हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, और हाई प्रेशर का बेल्ट हो जाएगा, ये इसका उल्टा होता है। इसको फिगर भी होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये निगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज। निगेटिव फेज, निगेटिव फेज में देखिए ये क्या है, ये आइसलैंड है, इसके पास ये हाई प्रेशर है, और ये है अजोरे, यहाँ पे अजोरे आइलैंड है, ये आइवरी पेनिनसुला, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर है तो ये पूरा एरिया सूखा हो जाएगा, और इधर अमेरिका, कनाडा और इधर का यूरोपियन कंट्री में बारिश होगा, वेटर कंडीशन होगा। ठीक उसी का अगर हम निगेटिव फेज देखें, निगेटिव फेज देखें तो ये पॉजिटिव फेज देखें, ये तो निगेटिव था, पॉजिटिव में यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट हो जाएगा, यहाँ यहाँ ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, और यहाँ लो प्रेशर। तो इस सिचुएशन में यहाँ बारिश होगी, और यहीं पे जब ये सिचुएशन होगा तो यहीं पे आपका एजोरे हाई जो पूछा था जामिया में, इस तरह का कंडीशंस वहां आपको देखने को मिले। तो ये आपका अब आर्कटिक डायपोल। अब एक तो हमने देखा नॉर्थ अटलांटिक, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक से भी अगर आप नॉर्थ जाते हैं तब वहां आपका आर्कटिक डायपोल शुरू होता है, आर्कटिक डायपोल या अटलांटिफिकेशन, ठीक है, अटलांटिफिकेशन या आर्कटिक डायपोल। तो चलिए, तो आर्कटिक डायपोल में आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? हेलो, अब ये आर्कटिक डायपोल या इसको डायपोल एनोमली भी कहा जाता है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये काफी रिसेंट क्लाइमेट है। जैसे मैंने बताया था, ये पहले आपको नॉर्थ अटलांटिक था, इंडियन था, ये रिसेंट डिस्कवरी है, समझिए कि ये आपको बियॉन्ड, आपको आइसलैंड से अगर आर्कटिक की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक में भी इस तरह के सिचुएशन आपको मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे खास करके ये काफी आप देखेंगे कि इसके वजह से आइस का जो सी आइस एक्सटेंट होता है उसमें काफी होता है, खास करके मिड लेटीट्यूड के वेदर को काफी इंपैक्ट करता है, यानी जो भी यूरोप है, अमेरिका है, उसके वेदर पे ये काफी इंपैक्ट करता है। और इसका कोर जो है आर्कटिक डायपोल कंसिस्ट टू पॉजिटिव, इसमें हम देखेंगे अपोजिंग प्रेशर, जैसे कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फेज जो होता है सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। इसका इस तरह से होता है, मैप आपको मैं दिखा दूं, ये यहां तक तो आपने देखा था, यहां तक आपने आइसलैंड, लेकिन आप आर्कटिक में जब जाते हैं नॉर्थ अटलांटिक से, तो यहाँ देखिए ये जो ग्रीनलैंड का इस साइड है, ये कनाडा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो इधर साइबेरिया की तरफ लो प्रेशर होगा यहाँ से। अब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ बारिश होगी, उसका ऑपोजिट होगा। और फिर इसका आर्कटिक डायपोल का पैटर्न है उसी तरह से, ठीक इसी का उल्टा होगा। तो ये आपको आर्कटिक डायपोल या जिसको अटलांटिफिकेशन, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एरिया का बर्फ पिघल रहा है और अटलांटिक वाटर इसमें इंटर कर रहा है, और जो अटलांटिक वाटर इंटर कर रहा है इसको कहते हैं अटलांटिफिकेशन। और इस पे मेरा एक वीडियो भी है, तो खैर वो तो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग आगे, अभी आप लोग की तरफ से कोई ये आ रहा है कोई रिस्पॉन्स, इसको हम आगे लें या कल इस पे ओके करें? हेलो जी जैकी सर, इसको कल के लिए फिर हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन, हाँ, कुछ सवाल होंगे बच्चों के, वो बच्चे पूछ सकते हैं। हाँ, एक एक हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही, पूछिएगा आप लोग।
हाँ हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। तो इसको हम हटा देते हैं, शेयर को हटा देते हैं, ठीक है। एजोर वाला जो आपने बताया उसको एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, बस एजोर वाला पार्ट, और बाकी सब सही है सर। अच्छा, एजोर वाला, एजोरे हाई जो है, आप देखेंगे एक आइलैंड है वहाँ पे, मतलब जो आइबेरियन पेनिनसुला है। आप वहाँ में एक जो फिगर था, एक मिनट, वर्ल्ड मैप आप लोग देखे हैं कभी? वर्ल्ड मैप को देखिए। यस सर। तो वर्ल्ड मैप को एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, वर्ल्ड मैप यहाँ पे होगा मेरा, कहीं ना कहीं तो होगा। चलिए ये फिगर आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, शेयर नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयर खत्म कर दिया मैंने। एक मिनट, मैं थोड़ा सा फिर से शेयर कर देता हूँ फिगर पे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है कि इसको फिगर पे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो शेयर नहीं हो रहा। तो एजोरे हाई जो है, ये बेसिकली एजोरे आइलैंड है, जो आइबेरियन पेनिनसुला से आप जाएंगे अटलांटिक ओशन में, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। सर गुड इवनिंग सर। सर उस दिन, गुड इवनिंग सर। सर उस दिन आप टेलीग्राम का नाम बताए थे सर, हम आपसे जुड़ नहीं सके, तो प्लीज शेयर टेलीग्राम नेम। अच्छा, टेलीग्राम नेम सबसे, जी सर, आपसे जुड़ना है। अच्छा, वैसे मेरा चैनल भी है, वैसे देख सकते हैं। आप जकी सर आप मुझे भेज देगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा बच्चों को। हाँ, मैं भेज दूंगा आपका एजोरे हाई के बारे में जो क्वेश्चंस हैं। नहीं, आप लोग करिए। हाँ, आप अपने टेलीग्राम और यूट्यूब का चैनल भी दे दीजिएगा मुझे। हाँ, मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ, मेरा यूट्यूब है, उसमें डाउट था सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ये डाउट ये था कि अल नीनो को WMO जो डिक्लेयर करता है ना सर, उसमें आपकी पीपीटी में लिखा था 3 मंथ, और सर जो आपने बोला था कि 3 इयर्स, तो इसमें से सर 3 मंथ जब होगा ना, उसका ड्यूरेशन 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर 3 महीने के लिए जो कंटिन्यू रहेगा, तो उसे अल नीनो डिक्लेयर करेंगे सर। 3 महीने है या फिर वो 3 साल है? 3 साल है, 3 महीने नहीं है। 3 ईयर, यानी 3 ईयर अगर लगातार वो हो रहा है, 3 साल तक लगातार अगर वो हो रहा है, उसके बाद सिर्फ 3 साल में उसका 0.5 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, सिर्फ 3 साल में तो ये होगा ही होगा। उसके साथ एटमॉस्फेरिक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, और आपका जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी देखता है कि अगर उसमें भी चेंजेज हो रहा है तब जाके बोलेगा। समझ रहे हैं? समझ गए मेरी बात? हेलो, ओके। दरअसल आपकी पीपीटी में सर 3 मंथ्स लिखा था, तो इस वजह से डाउट। अच्छा, पीपीटी में 3 मंथ्स लिखा था, लेकिन अच्छा वो गलती से लिखा गया होगा। 3 ईयर होता है, ठीक है, 3 मंथ्स नहीं होता है। और अभी प्लीज शेयर द PDF ऑफ दिस क्लास। अच्छा सर, जब एल नीनो होगा उस टाइम पेरू वाले रीजन में फिशिंग ग्राउंड्स बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा, पर जब ला नीना होगा तो फिर फिशिंग वगैरह सब सही होगा पेरू वाले रीजन में। Am I right? यस, एल नीनो में होता क्या है कि वहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट, ये मतलब उधर लो प्रेशर का बेल्ट हो जाता है, और बारिश गर्म ज्यादा हो जाता है। उसका जो हमबोल्ट करंट आपने देखा था ना, तो हमबोल्ट करंट ठंडी जलधारा होती है, और वो ठंडा कोल्ड करंट है। और वो कोल्ड करंट जब नीचे से जो न्यूट्रिएंट है उसको आता है, और उसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ना भी है, नई चीजें हैं। अभी आपने क्या कहते हैं, ये आया है अभी एक डोम, इसको कहते हैं ना, पैसिफिक डोम आया है। मतलब एक जगह है जहां आप ये क्या कहते हैं, जो लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका है, अमेरिका लैटिन अमेरिका, वहां पे अचानक क्या हो रहा है कि एक तरफ ट्रॉपिकल तरफ से आ रहा है, और नीचे से इधर से आपका अंटार्कटिक की तरफ से पानी आ रहा है, दोनों मिलके एक डोम शेप बना रहा है। और वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी की डिस्कवरी हुई है, और इस डिस्कवरी को मैराइन प्रोटेक्शन यानी मरीन प्रोटेक्शन जोन बनाया गया है। और यही आज मेरा जो आज थोड़ा देर पहले लेक्चर था, जो बच्चे को अभी मैं बता रहा था, नया जो डिस्कवरी हुआ आज में ओशन पे ही पूरा था। तो मेरे चैनल पे जाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा, नया चीजें हम उसमें ऐड किए हैं, जो नया टर्म आया है। बहुत सारे हैं, जैसे आपने आप लोगों को इन्वायरमेंट भी पढ़ना है। रेड डाटा बुक तो जानते हैं, IUCN जो जारी करता है, जानते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो उसी तरह से
जो IUCN ने ग्रीन लिस्ट जारी करती है, ग्रीन, उसके बारे में जानते हैं? वो सब अभी नहीं, तो वो सारा चीज हम दिया है, अभी कुछ बच्चों को बताया था कि ग्रीन क्या होता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे ना बच्चों को? हाँ, पूरा सब कुछ इनको आपको मैं भेज दूंगा तनवीर सर, तो आप लोगों को मेरा चैनल का भी दे दीजिएगा, उसमें जो अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ करंट इवेंट अभी जैसे हुए हैं, एक आपने हिट बताया था, वो सब बच्चों को बता दीजिएगा, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना करंट अफेयर्स भी। बिल्कुल वो सब हम बताएंगे, वही तो कह रहे थे अभी, जो अभी नया जो है, जैसे कि नॉर्मली देखिए कि अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे आगे ज्योग्राफी में, तो ओशन और सी में क्या डिफरेंसेस होता है आप लोग जानते हैं? अच्छा, नॉर्मली जो बिल्कुल इनक्लोज नहीं है, जनरली सर लैंड से कनेक्ट होता है, ओशियन सर ओपन होता है। बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन आप ये बताइए, कोई भी ऐसा सी है जो लैंड से कनेक्ट नहीं है कोई ऐसा सी? बताइए। ये हेलो, सार्गोसी सी, अज़ोव सी, कैस्पियन सी, क्योंकि सर वो लैंड से बिल्कुल कनेक्ट नहीं, वही एक ओनली सी है। हाँ, सार्गेसो सी, जो वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और उसमें बेसिकली उसका नाम ही जो पड़ा है वो सार्गेसम से पड़ा है, सार्गेसम ब्लूमिंग जो होता है उसके वजह से उसको पड़ा है, ठीक है? बीट्स होता है सर। हाँ, ठीक है। ये चैनल मिल नहीं रहा, सर्च किया, आप सभी को सिविल सर्विसेज भी हम भेज देंगे, ठीक है? सिविल सर्विसेज भी जकी सर आपको भेज देंगे सर, तो आप देख लीजिएगा, उसमें नया अवश्य मैं आप लोगों को फिर से दे भी दूंगा वो सारा करंट अफेयर, सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। सर पीपीटी शेयर कर दीजिए। एक और डाउट था सर, प्लीज। पूछो। हाँ, बोलिए, जो भी डाउट हो पूछिए। हाँ सर, ये एल नीनो से रिगार्डिंग कि सर ये कंटिन्यू 3 साल के लिए वो तभी उसे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन सर एक तो पर्टिकुलर ईयर्स में भी एल नीनो आता है, जैसे 2009 वो एल नीनो ईयर था, तो सर सिंगल ईयर था, तो सर वो कंटिन्यू लगा था, 3 साल कहाँ था सर? अच्छा, अल नीनो ईयर जो आता है ना, जो अल नीनो ईयर जो 3 ईयर अगर वो आ गया, 3 साल तक लगातार ये हो रहा है, तब होता है वो जो अल नीनो। इसको हम लोग देखेंगे, ये मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, वो डिक्लेयर करता है नॉर्मली। अभी जो है सीधा स्टडी जो आप देखेंगे इसका, तो 2 तरह के आपके होते हैं, एक तो अल नीनो और लानीना का है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका फेज चेंज जो है, नॉर्मली 2 से आप देखेंगे 2, 3, 5, 7 इस तरह से इंटरवल में होता है इसका। और बेसिकली मेन जो है लानिनो या अल नीना का मेन फीचर जो है, वो फीचर है प्रेशर चेंज, ठीक है, जो ऑसिलेशन होता है, ठीक है, समझ में आया? हेलो जी सर, प्रेशर का ऑसिलेशन कल आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट।